हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग शुरू करेंगे टैक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस। अब देखो, ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ये क्यों निकालते हैं हम लोग? जब टैक्स, हम तो ये जानते हैं टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कौन कौन पर्सन और एसएससी टैक्स देंगे इंडिया पे और कौन कौन पर्सन और एसएससी टैक्स नहीं देंगे इंडिया पे, क्योंकि हर एक कंट्री का अलग अलग टैक्स का रूल्स होता है। हमारा इंडिया का एक रूल्स है, अदर कंट्री का टैक्स का अलग सा रूल्स है। हम लोगों को देखना होगा इंडिया पे, क्योंकि हम लोग कहाँ पे रहते हैं? टैक्स इंडिया पे, और टैक्स कहाँ देंगे? इंडिया पे देंगे। अब देखेंगे कौन किस असेसमेंट ईयर पे टैक्स देंगे। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है? स्टार्ट होता है अप्रैल से एंड एंड होता है किस पे? मार्च में। प्रीवियस ईयर भी सेम ही होता है, अप्रैल टू मार्च। ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों को ये देखना होगा, पहले समझो अच्छे से। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट मतलब क्या है? पार्टिकुलर कोई एक असेसमेंट ईयर में कौन कौन एसएससी रेसिडेंट होगा इंडिया का और कौन नॉन रेसिडेंट। तुम लोग सुना ही होगा एनआरआई। एनआरआई मतलब क्या है? जो साल के ज्यादा दिन आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। अब जो इंडिया का सिटीजन है वो तो पूरा साल ही इंडिया पे रहेगा, और कोई ऐसा आदमी जो कुछ दिन इंडिया पे रहते हैं, कुछ दिन बाहर में रहता है, बाहर मतलब आउटसाइड इंडिया में रहता है, सो उन लोगों के लिए हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ता है रेसिडेंशियल स्टेटस। सबके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन करना होता है, और ये कैलकुलेशन करने के टाइम हम लोगों का कुछ दिन, नंबर ऑफ डेज याद रखना होता है। पहले अच्छे से देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए दो रूल्स हैं। एक है बेसिक रूल्स, और यू कैन राइट बेसिक कंडीशन, और एक क्या है? और एक है एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन कुछ मतलब दो बेसिक कंडीशन है और दो एडिशनल कंडीशन है। अब बेसिक कंडीशन दोनों में से अगर एक कोई फॉलो कर ले तो वो हो जाएगा रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन कितना है? 2। एडिशनल कंडीशन कितना है? 2। अगर दोनों में से एनी वन कोई फॉलो कर लिया तो हो जाएगा रेसिडेंट। क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। वो हो जाएगा रेसिडेंट। और एडिशनल कंडीशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों का दोनों ही फॉलो करना होगा, बोथ। अगर एडिशनल कंडीशन कोई दोनों ही फॉलो कर लिए तो वो भी हो जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब बेसिक रेसिडेंशियल स्टेटस में 3 टाइप होता है। एक है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक होता है नॉन रेसिडेंट। अब ये तीनों के लिए अलग अलग रूल्स है। बेसिक रूल्स अगर कोई दोनों में से एक फॉलो कर लेंगे तो वो हो जाएगा रेसिडेंट, एंड एडिशनल कंडीशन में दोनों में से दोनों ही अगर कोई फॉलो कर लेते हैं तो वो हो जाएगा रेसिडेंट। तो होगा ही होगा, उसके साथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब और एक है, बोले थे ना, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए बेसिक रूल्स में एनी वन फॉलो करना ही होगा, और एडिशनल कंडीशन में से
दोनों वो फॉलो नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है, कोई एक फॉलो किया और कुछ भी नहीं फॉलो किया, कोई एक फॉलो किया और कुछ भी नहीं फॉलो किया, तो वो हो जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब इसका मतलब क्या है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए बेसिक कंडीशन में एनीवन फॉलो कर लिया, बट एडिशनल कंडीशन में एनीवन कर लिया और कोई भी नहीं कर पाए। एंड लास्ट है नॉन रेसिडेंट। लास्ट क्या है, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट का मतलब क्या है, बेसिक कंडीशन में से नो वन कुछ भी फॉलो नहीं किया और इसमें भी कुछ भी फॉलो नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट, सॉरी नॉन रेसिडेंट, वो हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। अब अच्छे से एक बार देख लो, अच्छे से एक बार देख लो, एक बार मैं क्लियर करके लिख देती हूं। देखो रेसिडेंट क्या है, रेसिडेंट आर ऑफ थ्री टाइप, रेसिडेंट आर ऑफ थ्री टाइप। नंबर 1 क्या है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नंबर 2 क्या है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है नॉन रेसिडेंट, नंबर 3 क्या है, नॉन रेसिडेंट। 3 टाइप है। अभी तीनों के लिए इस केस में क्या होगा, बेसिक कंडीशन क्या होगा, एनीवन, और एडिशनल कंडीशन फॉलो करना होगा बोथ। अगर कोई एनीवन, कोई भी एक बेसिक कंडीशन फॉलो कर ले और बोथ एडिशनल कंडीशन फॉलो कर ले, तो वो हो जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सेकेंड केस में क्या होगा, बेसिक कंडीशन एनीवन, कोई एक बेसिक कंडीशन फॉलो कर लिया, बट एडिशनल कंडीशन वन और नो वन। कोई भी एक भी करने से क्या होगा, एडिशनल कंडीशन का यही तो रूल्स है ना, दोनों फॉलो करना होगा, तो एक भी कर ले और कोई भी नहीं कर ले तो सेम ही हुआ ना, इस केस में ये होगा। और थर्ड वन में रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंट में क्या होगा, बेसिक कंडीशन भी कोई नहीं फॉलो किया, एक भी नहीं किया फॉलो, और एडिशनल कंडीशन भी एक भी फॉलो नहीं किया, तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ये कॉपी में लिख लो। अब देखो, अब इतना देर तक बार बार बोल रही थी बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन। अब ये क्या है, बेसिक कंडीशन 2 तो है बोल दिया, लेकिन ये 2 क्या क्या है। नंबर 1 है, पहले सुन लो, बेसिक कंडीशन नंबर 1 है, कोई इंडिविजुअल को पर्टिकुलर एक प्रीवियस ईयर में मिनिमम 182 डेज और मोर इंडिया पे रहना ही होगा। इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल मस्ट स्टे इन इंडिया एट लीस्ट 182 days or more for a in a particular previous year। ठीक है, ये एक नंबर हो गया। अब देखो, अब तुम लोगों का असेसमेंट ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर है, तुम लोगों का असेसमेंट ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर है 23-24, और प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर है 22-23। ये दिमाग में घुसा लेना, तुम लोगों का प्रीवियस ईयर है 22-23 एंड असेसमेंट ईयर है 23-24। इसका कुछ भी नहीं चेंज होगा। कोई ये नहीं बोल सकता है इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर को 24-25, 26-20 और 19-18, 18-19, ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा।
सो ये जो पार्टिकुलर प्रीवियस ईयर है 22-23, इसमें इस पार्टिकुलर ईयर में कोई इंडिविजुअल अगर मिनिमम 182 इंडिया पे रह गए तो वो हो जाएगा क्या, रेसिडेंट, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ बेसिक कंडीशन एंड ही शुड फॉलो दैट बेसिक कंडीशन एंड ही विल बी द रेसिडेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर इन द विच कंट्री, इंडिया। ठीक है, अब देखो नंबर 2, अब देखो नंबर 2 क्या है। नंबर 2 कंडीशन ये बोल रहे हैं पर्टिकुलर कोई प्रीवियस ईयर में वो अगर मिनिमम 60 डेज इंडिया पे रह सकते हैं और उसके साथ वो प्रीवियस ईयर के ठीक पहले 4 प्रीवियस ईयर में उसको 365 डेज इंडिया पे रहना होगा। इसका मतलब क्या है, ही और शी must stay in India for at least 60 days or more for a particular previous year and 365 days minimum, 365 डेज मिनिमम का मतलब क्या है, और मोर 365 डेज भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उससे कम बिल्कुल भी नहीं होगा। मोर ड्यूरिंग फोर previous year, during 4 previous years immediately preceding relevant previous year। देखो अब बोलोगे मैम क्या बोले हैं, कुछ भी समझ में नहीं, समझ देते। देखो क्या हुआ, इंडिविजुअल को पार्टिकुलर, तुम लोगों का प्रीवियस ईयर क्या है 22-23 में तुम लोगों का 60 डेज मिनिमम इंडिया पे रहना ही होगा। तुम लोगों का मतलब कोई इंडिविजुअल को मिनिमम 60 डेज और उससे ज्यादा भी हो सकता है, 22-23 में इंडिया पे रहना ही होगा, ये तो है। प्लस उसके साथ और कितने दिन रहना होगा, कोई पार्टिकुलर जो तुम लोगों का प्रीवियस ईयर है 2023, ये तो हम लोगों का प्रीवियस है, इसके ठीक पहले 4 प्रीवियस ईयर में, इसके ठीक पहले प्रीवियस ईयर मतलब 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, ये 4 प्रीवियस ईयर में उसको मिनिमम 365 डेज और मोर इंडिया पे रहना होगा। तो इसके लिए क्या होगा, इस 22-23 करेंट प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज रहना ही होगा, 60 डेज रहना ही होगा। उसके साथ ये भी, इसको ये टोटल है, ये जो टोटल है यही है सेकेंड बेसिक कंडीशन। ठीक है, सो बेसिक कंडीशन 2 है। एक बेसिक कंडीशन है इंडिविजुअल को करेंट प्रीवियस ईयर मतलब 22-23 में 182 डेज मिनिमम इंडिया पे रहना होगा, 182 डेज और मोर। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, कोई इंडिविजुअल को करेंट प्रीवियस ईयर मतलब 22-23 में 60 डेज इंडिया पे रहना होगा मिनिमम, और इसके जो बिल्कुल ठीक पहले का जो 4 प्रीवियस ईयर है, इस 4 प्रीवियस ईयर में उसको ऑल टोटल इसमें 100 दिन रहा, इसमें 200, इसमें 50, इसमें 40, ऐसे करके जो सम अप होगा इस 4 साल का,
इसको जोड़ देंगे तो क्या होना चाहिए, 365 और मोर होना चाहिए। ये है कंडीशन नंबर 2। अब ये दो बेसिक कंडीशन में से अगर कोई इंडिविजुअल एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लिया तो वो हो जाएगा रेसिडेंट फॉर दैट पार्टिकुलर प्रीवियस ईयर। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब एडिशनल कंडीशन में आते हैं। एडिशनल कंडीशन क्या है? एडिशनल कंडीशन किसके लिए चाहिए? रेसिडेंट को देखने के लिए चाहिए बेसिक कंडीशन। अब वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, ये देखने के लिए हम लोग को क्या देखना होगा? हम लोग को देखना होगा एडिशनल कंडीशन। अब एडिशनल कंडीशन के लिए देखो, एडिशनल कंडीशन क्या है? नंबर 1 एडिशनल कंडीशन। अब नंबर 1 एडिशनल कंडीशन क्या होगा? कोई पार्टिकुलर प्रीवियस में, प्रीवियस के ठीक पहले, कोई पार्टिकुलर प्रीवियस के ठीक पहले 2 प्रीवियस ईयर में एसएससी को रेसिडेंट होना ही होगा। एसएससी को क्या होना होगा? रेसिडेंट होना होगा। तो ही लिखो, इंडिविजुअल लिखो, ही और शी हैज बीन resident in India at least 2 out of 10 previous year immediate preceding previous year, preceding relevant previous year, relevant previous year। अब देखो ये क्या होगा, ये देखो इसका मतलब क्या है, अब समझ, ध्यान से सुनना। देखो करेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? 22-23, ठीक है। इसके ठीक 10 प्रीवियस ईयर को पहले देखो, इसके ठीक 10 प्रीवियस क्या है? 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, देखो तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, 8 9 होगा क्या, 13 14 और 10 होगा 12 13, ठीक है। ये जो 10 यह से लेके पूरा यह तक जो 10 प्रीवियस ईयर है, इसमें से एनी 2 प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट होना होगा। इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 साल के कम नहीं होना चाहिए। 1 साल में रेसिडेंट होगा तो नहीं चलेगा। 10 प्रीवियस ईयर में से दोनों ईयर में रेसिडेंट होना ही होगा। ये क्या है? ये एडिशनल कंडीशन नंबर 1। और एक एडिशनल कंडीशन है, वो क्या है? नंबर 2 एडिशनल कंडीशन क्या है? ही और शी has been in India for 730 days or more during 7 previous year of immediate relevant previous year। अब क्या बोला है? रेसिडेंट होने के लिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए इंडिविजुअल का जो सेकेंड एडिशनल कंडीशन है वो क्या है? प्रीवियस, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब 22-23। इसके ठीक 7 साल पहले, मतलब फिर एक ही चीज है, 20-21, 19-20, एक सेकंड,
22, 23, 21, 22, 20, 21, 19, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। अब ये रेलिवेंट प्रीवियस करंट प्रीवियस ईयर तो ये है, और इसके ठीक पहले 7 प्रीवियस ईयर कौन सा है, ये है। सो इसमें से ऑल टोटल उसको मिनिमम 730 डेज और मोर इंडिया पे रहना होगा। सो इसमें अगर 20 डेज है, इसमें 14 डेज है, इसमें 265 डेज है, ऐसे करके ऑल टोटल जो होगा उसमें अगर वो मिनिमम 730 डेज इंडिया पे रहेगा और उसके ज्यादा रह गया तो वो हो जाए, वो एडिशनल कंडीशन नंबर 2 फुलफिल कर लिया। अब समझ में आया? देखो बेसिक कंडीशन 2 है, बेसिक कंडीशन 2 है और एडिशनल कंडीशन 2 है। बेसिक कंडीशन दोनों में से अगर कोई एक फॉलो कर लिया हो जाएगा रेसिडेंट। अब वो रेसिडेंट तो हो गया, लेकिन ऑर्डिनरी होगा या नॉट ऑर्डिनरी होगा, ये देखने के लिए देखना होगा, क्या देखना होगा, एडिशनल कंडीशन। क्या देखना होगा, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन भी 2 है, इस दोनों में से अगर दोनों ही फुलफिल कर लिए तो वो हो जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर इस दोनों एडिशनल कंडीशन में से एक भी फॉलो नहीं किया और एक भी किया, एक फॉलो करने का मतलब जो होता है, एक भी नहीं करने का मतलब ही वो ही होता है, क्योंकि दोनों का दोनों ही फॉलो करना होगा, तब वो हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट तो हो जाएगा बेसिक कंडीशन एक फॉलो करने से लिए, लेकिन एडिशनल कंडीशन दोनों अगर नहीं फॉलो किया तो वो हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर दैट प्रीवियस ईयर, मींस प्रीवियस ईयर 22-23। ठीक है, अब ये हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल है। अब एक्सेप्शनल केस क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है अगर क्रू ऑफ नंबर 1, क्रू ऑफ इंडियन शिप, क्रू ऑफ इंडियन शिप, क्रू ऑफ इंडियन शिप अगर कोई रहेगा इंडिया पे, तब क्या होगा, क्रू ऑफ इंडियन अगर वो इंडिया, वो तो जनरल तो सी पे रहता है, समुद्र पे ही रहता है, तो उसके लिए बेसिक कंडीशन का बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही फॉलो करना होगा। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, 1 2 ये ऑप्शन नहीं है। he should follow basic condition number 1 only, he should follow basic condition number 1 only, he should follow basic condition number 1 only। ये क्या हुआ, he should follow basic condition number 1 only। ठीक है, और एक भी एक्सेप्शन है, क्या है, इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन के लिए क्या है, इसके लिए भी 182 डेज का ही कंडीशन फॉलो करना होगा। इसका मतलब बेसिक कंडीशन 1 ही उसको फॉलो करना होगा। लेकिन ये एक अमेंडमेंट आया है इस बार में। क्या अमेंडमेंट है, कोई इंडियन ओरिजिन, अब बोलोगे मैम इंडियन ओरिजिन क्या है, इंडियन ओरिजिन है कोई इंडिविजुअल बाहर पे रहता है, आउट ऑफ इंडिया पे ही रहता है, उस बाहर आउट ऑफ इंडिया पे उसका जन्म हुआ है, लेकिन इंडिया में उसका कोई दादा दादी, नाना नानी और उसका पापा मम्मी ये सब अगर इंडिया पे था, इंडिया का सिटीजन था पहले, और ये भी हो सकता है अनडिवाइडेड इंडिया के पहले, मतलब हम लोगों का जो इंडिपेंडेंस है उसके पहले अगर कोई अनडिवाइडेड इंडिया पे भी रहेगा तो उसको बोलेंगे इंडियन ओरिजिन। मतलब इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, कोई बंदा अगर आउट ऑफ इंडिया पे रहता है, वहां पे ही वो जन्म लिए, लेकिन उसका कोई उसका पापा मम्मी नाना नानी दादा दादी कोई इंडिया पे रहते थे, तब वो हो जाएगा इंडियन ओरिजिन। अगर ऐसे कोई इंडियन ओरिजिन क्या होगा, इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया पे आया और आके 15 लाख से ज्यादा इनकम कर लिया, 15 लाख से ज्यादा इनकम कर लिया, तो
उसके लिए बेसिक कंडीशन एक नया रूल्स आया है 120 डेज। अगर वो इंडिया पे रहते हैं तो वो हो जाएगा रेसिडेंट फॉर दैट प्रीवियस ईयर, रेसिडेंट फॉर दैट प्रीवियस ईयर। क्लियर है, ये एक्सेप्शन है। फिर और एक बार बोल देती हूँ, अगर कोई इंडियन ओरिजिन ये देखो इंडियन ओरिजिन इंडिया पे आते हैं कोई इन पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, सपोज 22-23 में, और आके 15 लाख का इनकम कट जाता है, 15 लाख से ज्यादा इनकम कट जाते हैं, तो उसके लिए बेसिक कंडीशन क्या होगा, 120 डेज भी वो अगर इंडिया पे रहते हैं तो वो हो जाएगा रेसिडेंट फॉर दैट पार्टिकुलर प्रीवियस ईयर। सो ये दोनों अच्छे से देख लेना। ये हो गया हम लोगों का रूल्स। किसका रूल्स हो गया, रूल्स फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, अब एक सम करते बस हो जाएगा। अब देखो सम क्या है, देखो क्या बोला है, पहले पढ़ो। मिस्टर नाग अ फॉरेन नेशन टू ब्रिंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, came to India for the first time for Japan on August 2015. So 20th अगस्त 15 के पहले वो इंडिया पे बिल्कुल भी नहीं थे। इस दिन वो इंडिया पे, और एक बात ध्यान पे रखना, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए अराइवल और डिपार्चर डेट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अराइवल और डिपार्चर डेट दोनों ही इंपॉर्टेंट है फॉर क्या, फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब कोई बंदा अगर 20 अगस्त पे इंडिया में आते हैं तो 20 अगस्त को भी कैलकुलेशन करेंगे और जिस दिन जाएगा उस दिन को भी कैलकुलेशन में लाएंगे। अब देखो कि 20 अगस्त 15 में आया, ही स्टेड हियर फॉर अ स्ट्रेच ऑफ 4 years एंड लेफ्ट फॉर यूके। मतलब 4 ईयर रह गया, पूरा 4 ईयर रह गया, उस टाइम कहीं भी नहीं गया। फिर यूके में भी गया, यूके में गया कब, 20 अगस्त 19 पे। ही रिटर्न टू इंडिया, फिर रिटर्न आ गया इंडिया पे, किस दिन आया, 25 मई 2020 में, एंड रिमेन्ड हियर टिल सितंबर 23, 2020। ही वेंट बैक टू जापान, ही अगेन केम बैक टू इंडिया ऑन 20 जनवरी 2023 and continue to stay in India thereafter. इसके बाद वो इंडिया छोड़ के कभी भी नहीं गया। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, देखो इसके लिए हम लोग को एक फॉर्मेट बनाना होगा। पहले कैसे है फॉर्मेट होगा, वो आया तो 20 अगस्त 15 में, तो ये होगा 2015-16। अगस्त मतलब अप्रैल से तो स्टार्ट होता है, सो 15-16 जो प्रीवियस ईयर है ये अप्रैल 15 से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ किसमें, मार्च 16 पे। अब वो अगस्त 15 में आया तो ये 15-16 प्रीवियस ईयर में हो गया, तो 15-16 लिखो, नीच में लिखो 16-17, फिर लिखो 17-18, फिर लिखो 19-18, फिर लिखो 19-20, उसके बाद लिखो 20-21, फिर लिखो 21-22 और फिर लिखो 22-23। 22-23 तक ही लिखना होगा क्योंकि ये हम लोग का करंट प्रीवियस ईयर है। और यहाँ पे ऊपर पे लिखो मंथ, किस मंथ से, अप्रैल से मार्च तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, और इसके बाद लिखो टोटल नंबर ऑफ डेज, और लास्ट में एक लिखो रिमार्क क्यों, रेसिडेंट है या नहीं इसके लिए। अब देखो 20 अगस्त में आया तो अगस्त में कितने दिन हो रहे थे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26।
देखो 4 years। अब देखो कितना दिन हुआ, अगस्त 20 में आया ना, अगस्त 20 में आया तो अगस्त 20 से पूरा दिन, पूरा अगस्त मानते रह गए थे, तो अगस्त में कितने दिन होगा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 12 डेज। सो 15, 16 में अगस्त में क्या होगा, अगस्त में होगा 12 डेज। सितंबर पूरा ही था 30 डेज, अक्टूबर में भी पूरा था 31 डेज, नवंबर में भी पूरा था 30 डेज, दिसंबर भी पूरा था 31 डेज, जनवरी में भी पूरा था 31 डेज, फरवरी में था, ये लीप ईयर था तो होगा 29 डेज, और नवंबर मार्च में क्या था 31 डेज। इसको टोटल कर दो तो आ जाएगा 225। क्या आएगा, 225। सो ये 225 जो है 225 182 से ज्यादा है, 182 से ज्यादा है तो रेसिडेंट तो हो ही गया, हो गया, क्योंकि ये तो छोड़ के नहीं गया, ये तो 120 जो अगर समझोगे एक्सेप्शनल केस में पड़ रहा है तो भी ठीक है, 120 से ज्यादा ही है तो रेसिडेंट हो गया। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने का चांस 50-60 में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो पहली बार ही तो आया है ना, तो ओनली रेसिडेंट, रेसिडेंट होगा, बट क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट 15-16 में। अब 16-17 में तो पूरा पूरा 4 ईयर रह गए थे, तो 16-17 में कितने साल रह गए थे, 365 डेज टोटल, तो रेसिडेंट भी हो गया है, बट रेसिडेंट भी हो गया है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। 17-18 में भी पूरा थे, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 365 डेज। यहाँ पे देखो रेसिडेंट तो हो गया, उसके साथ ऑर्डिनरी भी हो गया, पहले 2 साल में हो गया ना, एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर लिया ना, नहीं नहीं, एडिशनल कंडीशन देखो तो कितना हुआ 5 इन, नहीं रेसिडेंट बट भी, क्योंकि एक एडिशनल कंडीशन फुलफिल किया, दो पहले का 10 साल में से दोनों में रेसिडेंट हो गया, लेकिन मोर देन 375 डेज नहीं रेसिडेंट हुआ। और 1918 में क्या होगा, होगा 18-19 पे क्या होगा, 18-19 पे भी क्या होगा, पूरा 365, इसमें भी हो गया रेसिडेंट। 1920 पे देखो, 1920 पे क्या होगा, 1920 में अब देखो, देखो 1920 पे आके वो क्या हुआ था, रिटर्न किया था ना, ही रिटर्न टू 4 years एंड लेफ्ट, देखो लेफ्ट फॉर यूके 20 अगस्त 19 पे लेफ्ट किए थे, 20 अगस्त 19 पे लेफ्ट किए थे, मतलब क्या है, मतलब अप्रैल में पूरा थे 30 डेज, मई में पूरा थे 31 डेज, जून में पूरा थे 30 डेज, जुलाई पे भी पूरा थे 31 डेज, लेकिन अगस्त में 20 अगस्त तो चले गए, तो अगस्त में कितना होगा, ओनली 20 डेज। इस बाकी मंथ पे वो बिल्कुल भी इंडिया पे नहीं थे, तो ये टोटल करोगे तो क्या आएगा 142 डेज। सो इस ये भी हो गया रेसिडेंट, क्योंकि कौन सा कंडीशन फुलफिल किया, मिनिमम 60 डेज तो रहा, और उसके पहले 4 सालों में से 365 हो गया है। अब 2021 पे देखो, देखो 2021 20 में देखो 25 मई को इंडिया पे आ गया, और उसके बाद देखो उसके बैक टू इंडिया ऑन ही केम रिटर्न 25 मई 2020 को इंडिया पे चला आया, तो अप्रैल, अब देखो 2020 मई को इंडिया पे आया, तो इसमें देखो 20 में अप्रैल में नहीं था, लेकिन मई में था, कितना दिन, मई में कितना दिन था, ओनली 7 डेज, मई में कितना दिन था, 7 डेज। और इसके बाद देखो 30, 31, 31, और सितंबर में देखो 23, क्यों सितंबर में 23, क्योंकि देखो सितंबर 23 में फिर से चला गया था, कहा देखो कहा थे, he returned to India at the remaining here till when he went back to Japan
ही अगेन केम बैक टू इंडिया। जापान से फिर क्या किया, इंडिया पे आ गया, और इंडिया में आने के बाद इंडिया पे परमानेंटली कब आ गया, 20 जुलाई 2023। देखो 20 जनवरी 2023 में इंडिया पे परमानेंटली वो शिफ्ट किया गया। उसके बाद कहीं भी नहीं गए थे। तो देखो इसको अगर टोटल कर लोगे तो आ जाएगा क्या, 122। ये भी रेसिडेंट हो गया। क्यों रेसिडेंट होगा, मिनिमम 60 डेज का सेकेंड बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लिया। अब देखो 2021 में इंडिया पे नहीं था, 2021-22 में इंडिया पे नहीं था, क्योंकि वो कम बैक किया था। कब कम बैक किया था, 20 जनवरी 2023। तो इस टाइम में कम बैक किया था, इस टाइम वो नहीं था, तो इसमें 21-22 में होगा नील। और 22-23 में क्या होगा, जनवरी में आया था, तो जनवरी में कितने दिन रहते, जनवरी में कितने दिन थे, जनवरी में थे 12 डेज, जनवरी में थे 12, क्योंकि 20 जनवरी आया ना। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 12 डेज। फरवरी में कितने दिन थे, फरवरी में पूरा 28 डेज ही थे, क्योंकि उसके बाद तो बिल्कुल नहीं गया ना बाहर। 31 डेज मई में, तो इसको टोटल कर दोगे तो आ जाएगा क्या, आ जाएगा 71। अच्छा 21-22 का जो है वो है नॉन रेसिडेंट था, और इसमें क्या हो गया, फिर से हो गया रेसिडेंट। रेसिडेंट तो हो गया, उसके साथ देखो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो गया, क्योंकि पहले 7 सालों में से वो ऑब्वियसली 730 डेज इंडिया पे रह गए थे। एक एडिशनल कंडीशन नंबर 2 फॉलो कर लिया, और 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से 2 प्रीवियस ईयर में भी देखो रेसिडेंट हो गए। देखो सब में ही तो रेसिडेंट है, सब में ही तो रेसिडेंट है ना। सो एनी 2 में रेसिडेंट होना चाहिए, उसके ज्यादा ही रेसिडेंट हो गया, तो एडिशनल कंडीशन नंबर 1 भी फॉलो कर लिया, तो ये हो जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो आंसर क्या होगा, मिस्टर नाग is resident and ordinary resident for the previous year 2022-23। ठीक है, अब दिमाग पे घुसा लेना, हम लोग का कैलकुलेशन के टाइम दिन अच्छे से याद करना होगा, और डिपार्चर और अराइवल टाइम भी हम लोगों को देखना होगा। अगर कोई ऐसा भी होता है 1 घंटे के लिए इंडिया पे आया, 2 घंटे के लिए इंडिया पे आया, अगर तुम लोग देखो ये जो फ्रैक्शनेबल जो आवर है, ये आवर अगर हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद अगर 24 हो जाएगा, तो वो हम लोग काउंट करेंगे एज अ डे, क्योंकि 1 डे इक्वल टू 24 आवर। अगर कोई आदमी बांग्लादेश से इंडिया पे आया, एक दिन आया 10 आवर्स के लिए और चला गया, और एक दिन आया कितने दिन के लिए, 14 आवर्स के लिए, फिर चला गया, तो देखो 10 आवर्स और 14 आवर्स जोड़ लिया तो कितना हो गया, 24। 10 आवर्स के लिए आया था, 10 आवर्स के लिए आया था, और एक दिन आया था 14 आवर्स के लिए, इसको जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 24। जब 24 हो जाएगा तब सोचोगे ये 1 डे हो गया। ठीक है, तब क्या सोचोगे, तब सोचोगे ये 1 डे हो गया। अब देखो हम सेक्शन नहीं बोले थे, क्योंकि सेक्शन तुम लोग का एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन अगर याद रहे तो लिखो, मगर रॉन्ग सेक्शन बिल्कुल भी नहीं लिखना। कोई अगर जानना चाहते हो तो उसके लिए बोल रहा है बेसिक कंडीशन का सेक्शन क्या है। अब देखो बेसिक कंडीशन का सेक्शन है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, और बेसिक कंडीशन नंबर 1 का सेक्शन क्या है, अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, और बेसिक कंडीशन नंबर 2 का सेक्शन क्या है, 2 का सेक्शन है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। ठीक है, और एडिशनल कंडीशन का सेक्शन है 6A, एडिशनल कंडीशन है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन ए। ठीक है, 6A
6 सबसेक्शन 6 प्लस ए 6 ठीक है। अगर कोई याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हो, लेकिन भूल गए तो रॉन्ग सेक्शन बिल्कुल भी नहीं लिखना। बेसिक कंडीशन का एक सेक्शन है और बेसिक कंडीशन नंबर 1 का एक सेक्शन है 6(1)A, बेसिक कंडीशन नंबर 2 का सेक्शन है 6(1)C और एडिशनल कंडीशन का एक ही सेक्शन है 6(6)A ठीक है। सो ठीक है, ये हो गया रेसिडेंस स्टेटस का, सम भी हो गया, फॉर्मूला भी। ये फॉर्मूला अच्छे से लिख लो, रेसिडेंशियल स्टेटस एग्जाम में आएगा, अच्छे से देख लो, बहुत ही इजी है। एक ये वीडियो देख लो तो रेसिडेंशियल स्टेटस पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरीज पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।